नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में डिस्कस किया था, जो अनुच्छेद 53 में वर्णित है। और हम लोगों ने कई अन्य कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को जाना था। आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पहला, जिसका नाम है निषेधाधिकार शक्ति। दोस्तों, अगर निषेधाधिकार का हम लोग संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होगा निषेध प्लस अधिकार। निषेध का मतलब होता है मना करना, अधिकार का मतलब होता है मना करने का अधिकार, यानी कि निषेधाधिकार, यानी कि निषेध मतलब मना करना, अधिकार मतलब उनकी क्या क्षमता हो कि उनका अधिकार है उस प्रकार के, यानी कि मना करने का अधिकार। निषेधाधिकार का मतलब हो जाता है मना करने का अधिकार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वीटो और शक्ति को कहते हैं पावर, यानी कि मना करने की शक्ति, यानी कि वीटो पावर, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार शक्ति। दोस्तों, वैसे राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार के निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर होते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को केवल 3 ही प्रकार के वीटो पावर मिला हुआ है, जिसमें एक वीटो पावर है विशेषित निषेधाधिकार, यानी कि क्वालिफाइड वीटो। यह भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो हम लोग इन चारों वीटो पावर को देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। निषेधाधिकार शक्ति यानी कि वीटो पावर। दोस्तों, यह 4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार जो वीटो पावर होता है 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला वीटो पावर है जिसका नाम है अत्यांतिक। अत्यांतिक यानी कि निषेधाधिकार, अत्यांतिक निषेधाधिकार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अब्सोल्यूट वीटो। अब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, मतलब इसको हम लोग समझते हैं। व्यवस्थापिका। दोस्तों, व्यवस्थापिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली, यानी कि भारत की संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आता है। व्यवस्थापिका में राज्य का विधानमंडल भी आता है, यानी कि जो कानून बनाते हैं उसे हम लोग व्यवस्थापिका कहते हैं। जहां पर कानून बनता है उसे व्यवस्थापिका कहते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने से इनकार करने पर वह विधेयक समाप्त हो जाता है। यानी कि दोस्तों, अत्यांतिक निषेधाधिकार यानी कि एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर को स्वीकृति दिए जाने से इनकार करने पर, दोस्तों इस वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अगर स्वीकृति देने से इनकार कर दे, यानी कि उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे, तो वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो एब्सोल्यूट वीटो यही होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अगर राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देने से इनकार कर दे या मतलब मना कर दे, तो वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है, वह विधेयक समाप्त हो जाता है। यह था पहला वीटो पावर, जिसका नाम था एब्सोल्यूट वीटो, जिसे हिंदी में कहते हैं अत्यांतिक निषेधाधिकार। और समझ दूसरा विशेषित निषेधाधिकार यानी कि क्वालिफाइड वीटो। दोस्तों, यह दूसरा वीटो पावर है जिसे कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार कर देने पर, दोस्तों व्यवस्थापिका यानी कि जो कानून बनाती है, अगर उसके द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करने से मना कर देने पर, यदि व्यवस्थापिका उसे पुनः, दोस्तों अगर किस व्यवस्थापिका उसे पुनः 2/3 यानी कि विशेष बहुमत से पारित करके भेजे, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। यानी कि दोस्तों, क्वालिफाइड वीटो के तहत राष्ट्रपति व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करने से अगर मना कर दें, तो
फिर व्यवस्थापिका विशेष बहुमत यानी कि अपने उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से फिर से पारित करके भेज दें तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, यानी कि साइन करने होते हैं। यह दूसरा पावर था जिसका नाम था क्वालिफाइड वीटो। लेकिन दोस्तों इसमें यह बात है, यह वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, यानी कि इस प्रकार का कोई वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है कि राष्ट्रपति मना कर दें और वह फिर से व्यवस्थापिका 2/3 बहुमत से पारित करके भेजे। इस प्रकार का शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तीसरा वीटो है जिसका नाम है निलंबनकारी वीटो, यानी कि निलंबनकारी निषेधाधिकार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। निलंबन मीन्स दोस्तों होता है किसी चीज को क्या रोक देना। दोस्तों व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, यानी कि दोस्तों सस्पेंसिव वीटो के तहत व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यानी कि मान लो व्यवस्थापिका कि कोई विधेयक, मान लो ए नामक विधेयक दोनों सदनों से पारित करके भेजी, यानी कि किसी भी सदन से, पहले लोकसभा या राज्यसभा, यानी कि दोनों सदनों से पारित करके कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है। जब राष्ट्रपति साइन करते हैं तभी वह कानून बनता है। तो दोस्तों क्या करते हैं, दोनों सदनों से, यानी कि व्यवस्थापिका उसे पारित करे दोनों सदनों से राष्ट्रपति के पास भेजती है, और राष्ट्रपति चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है या कुछ भी हो, उन्हें ऐसा लगता है कि वह भेज देते हैं फिर से कि आप इस पर एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, यह विधेयक यानी यह कानून सही है कि नहीं है। लेकिन अगर संसद को लगता है कि यह सही है और फिर कहता है वापस भेज देता है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति के पास वापस जाए, राष्ट्रपति इस पर साइन करे। तो दोस्तों राष्ट्रपति को साइन करना होता है, यानी कि राष्ट्रपति केवल पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर फिर से व्यवस्थापिका वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है वही विधेयक तो राष्ट्रपति को साइन करने होते हैं, यह अनिवार्य है। यदि व्यवस्थापिका इसे वापस भेजती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। यह है दोस्तों निलंबनकारी वीटो, यानी कि जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सस्पेंसिव वीटो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा वीटो पावर देखते हैं जिसका नाम है पॉकेट वीटो। अब हम लोग देखते हैं चौथा वीटो पावर जिसका नाम है पॉकेट वीटो, यानी कि जेबी निषेधाधिकार। दोस्तों इसमें यह होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक पर ना तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और ना ही हस्ताक्षर करने से मना करते हैं। यानी कि दोस्तों पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति जो व्यवस्थापिका द्वारा विधेयक भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, उस पर राष्ट्रपति ना तो हस्ताक्षर करते हैं और ना ही हस्ताक्षर करने से मना करते हैं। यह होता है पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह, एक राष्ट्रपति थे भारत में जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक पर इस वीटो का प्रयोग किए थे। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी ने भारतीय डाकघर विधेयक पर इस वीटो यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने ना तो उस विधेयक पर हस्ताक्षर किए और ना ही हस्ताक्षर करने से मना किए। ये था चौथा वीटो पावर। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों यह एक प्रकार की व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है कि राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है। तो अगर ये चीज पूछता कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद 123। दोस्तों संसद का सत्र न चलने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। दोस्तों अध्यादेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि दोस्तों जो संसद का सत्र होता है पूरे साल में 3 बार
चलता है, मतलब 3 सत्र होते हैं संसद के, और कभी 15 दिन चलेंगे, कभी 20 दिन चलते हैं, ऐसे सत्र चलते हैं। तो दोस्तों, जब मान लो देश पर किसी प्रकार का संकट आ गया, यानी कि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, कानून बनाना है और संसद का सत्र ना चल रहा हो, तो सरकार कानून कैसे बनाएगी? यानी कि संसद कानून कैसे बनाएगी? क्योंकि संसद का सत्र ही ना चल रहा हो और कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो। तो वहाँ पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके एक कानून बनाते हैं। यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करते हैं। तो संसद का सत्र ना चलने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का मन किया, आज हम अध्यादेश जारी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का मन किया तो अध्यादेश जारी कर दिए, राष्ट्रपति उठे, हाँ चलो भाई अध्यादेश जारी कर देता है, ऐसा नहीं होता है। यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। यानी कि स्वयं विवेक मतलब अपने मन से यह कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, यह कार्य मंत्री परिषद के परामर्श पर किया जाता है। यह मंत्री परिषद के परामर्श पर जारी किया जाता है। अगर पूछ ले कि अध्यादेश राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है, तो बिल्कुल नहीं है। अध्यादेश राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। अध्यादेश मंत्री परिषद के परामर्श पर जारी किया जाता है। जब मंत्री परिषद परामर्श करती है कि राष्ट्रपति आप क्या करिए, अध्यादेश जारी करिए इस कानून पर, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करते हैं। तो यह मंत्री परिषद के परामर्श पर जारी किया जाता है अध्यादेश। अध्यादेश का वही महत्व होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। दोस्तों, अध्यादेश का महत्व वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। जितना प्रभावी, जितना इफेक्टिव संसद द्वारा बनाया गया कानून होता है, उतना ही इफेक्टिव अध्यादेश होता है। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून और अध्यादेश में अंतर नहीं है, उतना ही प्रभावित होता है। अध्यादेश उन्हीं विषय पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। दोस्तों, अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है, यानी कि उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी किया जाता है जिन मामलों में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी मामले में विधानमंडल कानून बनाने का अधिकार है तो राष्ट्रपति पर क्या अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन मामलों में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों, अनुच्छेद 13(3), दोस्तों जब हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अनुच्छेद 13(3), जो कहता है, जो विधि के शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13(3) विधि शब्द को परिभाषित करता है कि विधि शब्द में क्या क्या चीजें आएंगी। तो अगर उसको नहीं देखें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो दोस्तों, अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत अध्यादेश भी एक विधि है। हम लोग अनुच्छेद 13(3) में पढ़े थे कि अध्यादेश भी क्या एक प्रकार की विधि है। जब अध्यादेश एक प्रकार का विधि है तो इस कारण से अध्यादेश को भी न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। इस कारण से इसे भी न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। अगर पूछ ले प्रश्न में कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, क्योंकि अध्यादेश भी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द की परिभाषा में आता है, इसलिए उसे चुनौती दिया जा सकता है न्यायालय में। अध्यादेश की अधिकतम अवधि अगले सत्र के 6 सप्ताह होती है। दोस्तों, अगर पूछ ले कि अध्यादेश का जो अधिकतम अवधि है, यानी कि अध्यादेश कब तक लागू रहेगा, यह अधिकतम अवधि होता है अगले सत्र के 6 सप्ताह तक। यानी कि मान लो अभी कोई कानून पर अध्यादेश आ गया, आज संसद सत्र नहीं चला, जो सत्र आएगा संसद का, जो सत्र आएगा उस सत्र से 6 सप्ताह, महीने नहीं 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है अध्यादेश। अगर उसे बढ़ाया नहीं गया, संसद द्वारा उसे नहीं बढ़ाया गया, तो 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है, अगले सत्र के 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह हो सकती है। लेकिन यही लिखा मिलेगा आपको कि कितनी अवधि होती है, तो अगले सत्र से 6 सप्ताह तक। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि अगले सत्र से 6 सप्ताह, महीने नहीं
6 सप्ताह तक होती है। तो दोस्तों 2 सत्रों की जो अधिकतम अवधि है, 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है, अधिकतम समय 6 महीने हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा 2 सत्रों के बीच में गैप नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह हो सकती है अध्यादेश की। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसका आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि अध्यादेश कैसे समाप्त होता है। दोस्तों जो अध्यादेश जारी किया जाता है, इसको 3 तरीकों से यह समाप्त हो सकता है। क्या है 3 तरीके? इसको हम लोग आप समझते हैं। दोस्तों अध्यादेश 3 तरीकों से समाप्त हो सकता है। पहला तरीका है राष्ट्रपति इसे वापस ले लें। जो अध्यादेश राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, उसे समाप्त करने के लिए तो पहला इसका जो है मतलब पहला जो तरीका है कि राष्ट्रपति इसे स्वयं वापस ले लें, कि जो अध्यादेश जारी किया गया है वह वापस ले लें। लेकिन अध्यादेश वापस राष्ट्रपति स्वयं विवेक पर नहीं लेते हैं, बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर भी अध्यादेश वापस लिया जाता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही अध्यादेश जारी किया जाता है और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही अध्यादेश वापस लिया जाता है। तो पहला तरीका यह होगा अध्यादेश समाप्त होने का कि राष्ट्रपति इसे स्वयं वापस ले लें। फिर दूसरा तरीका है निर्धारित अवधि से संसद इसे स्वीकृति न दे। ये दूसरा तरीका है दोस्तों, निर्धारित अवधि में संसद इसे स्वीकृति न दे। अभी अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इसका अधिकतम अवधि होता है अध्यादेश का, वह अगले सत्र से 6 सप्ताह तक होता है। यानी कि जब अगला सत्र चालू होगा उसके 6 सप्ताह तक अध्यादेश वैलिड रहता है। अगर अगले सत्र में इसे और आगे एक्सटेंड नहीं किया गया है, आगे इसे स्वीकृति नहीं मिली अध्यादेश को कि हम अभी अध्यादेश को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, मान लो संसद कहते कि हम अध्यादेश को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं या अध्यादेश पर कोई बात ना करे संसद में, तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी कि जो सत्र समाप्त होगा उस सत्र के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी कि संसद द्वारा अगर स्वीकृति नहीं मिलती अध्यादेश को तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। फिर तीसरा है संसद स्वयं इसे अस्वीकृत कर दे। या दोस्तों क्या तीसरा है कि संसद क्या कहे कि अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे, कि हम अध्यादेश को इसे नहीं मानते, संसद इसे मना कर दे। यानी कि संसद में अगर बहुमत वोटिंग हुई कि इस पर क्या कानून बनाया जाए, इस पर या इसे आगे बढ़ाया जाए, और वह पास नहीं होता है तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो 3 तरीके हैं, पहला राष्ट्रपति से स्वयं वापस ले ले, दूसरा संसद इसे स्वीकृति ना दे यानी कि संसद में स्वीकृति ना मिले, और फिर तीसरा इसे संसद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए यानी कि इसे हटा दिया यानी मना कर दिया जाए। तो ये 3 तरीके होते हैं अध्यादेश को समाप्त कर। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। दोस्तों राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। यह राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी कि राष्ट्रपति जो क्षमादान का शक्ति है अनुच्छेद 72 में है। यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। यानी कि दोस्तों किसी को क्षमा करना हो, किसी की फांसी की सजा माफ करना हो या किसी की सजा कम करना हो या किसी भी प्रकार की सजा में उसको माफ करना हो, तो राष्ट्रपति का यह स्वयं विवेक नहीं है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति सजाओं में किस किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग यही समझते हैं कि यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। जो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति खुद से यानी कि अपनी मर्जी से राष्ट्रपति किसी को क्षमादान नहीं दे सकते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रपति सभी निर्णय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लेते हैं। यानी कि किसी को माफ करना है, किसी की सजा को कम करना है या किसी के सजा की प्रकृति को बदलना है, इस संदर्भ में जो सभी निर्णय होंगे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लेते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में आप सबको पता ही होगा कि मंत्रियों का जो एक समूह होता है, सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह, यह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लेते हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लेते हैं।
स्वयं अपने मन से क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में निर्णय लेने हेतु राष्ट्रपति के लिए अवधि निर्धारित नहीं है। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 72 में अवधि यानी कि समय का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिन में इस पर निर्णय लेंगे। यानी कि दोस्तों किसी की क्षमा दान देना है किसी को, किसी की जो सज़ा की प्रकृति है उसे बदलना है या किसी के सज़ा को कम करना है, तो ये राष्ट्रपति को क्या करते हैं, अपील करते हैं और राष्ट्रपति इस पर कब निर्णय लेंगे, या राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इतने ही दिन में निर्णय लेंगे या राष्ट्रपति कभी ना निर्णय लें उस पर, या राष्ट्रपति 2 दिन बाद निर्णय लें। यानी कि समय का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस मामले में यानी कि क्षमा दान के मामले में कब निर्णय लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ना समझ में आया होगा। हम इसके बाद हम लोग समझते हैं क्षमा के बारे में, यानी कौन-कौन से क्षमा राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं क्षमादान के शक्ति में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों अनुच्छेद 72 में यह भी उल्लेखित है कि अनुच्छेद 72 में भी उल्लेखित है कि राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं। क्या-क्या कहता है अनुच्छेद 72 की राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी कि सजा को कम कर सकते हैं, सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, यानी कि सजा की जो प्रकृति है उसको बदल सकते हैं, अथवा सजा को स्थगित कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। पहला शब्दावली आता है क्षमा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्डन। दूसरा है लघुकरण यानी कि कम्यूट। तीसरा है परिहार यानी कि रिमिट और चौथा है विराम यानी कि रिप्राइव। क्या होते हैं इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। पहला चीज़ होता है दोस्तों क्षमा। ये जब क्षमा शब्द आ जाए यानी कि पार्डन, इसका मतलब होता है कि इसके अंतर्गत सजा को पूर्णतः माफ किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी को क्षमा दान देता है तो उसकी सजा को पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। यानी उसको अब एक दी जिस दिन राष्ट्रपति क्या कहते हैं क्षमा दान देते हैं, उसके बाद जब उसे जेल से निकलना होता है, उसके बाद एक भी दिन वह जेल नहीं जाता, अगर मतलब कोई अलग केस में ना जाए तो। यानी कि पूरी तरह से सजा को माफ कर देना ही क्षमा कहलाता है, यानी कि पार्डन कहलाता है। फिर दूसरा जो होता है लघुकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूट। इसका मतलब होता है कि सजा की अवधि को कम करना। नहीं, लघुकरण का मतलब होता है कि सजा की अवधि को कम करना है। यानी किसी को अगर 20 साल की सजा हुई हो तो राष्ट्रपति चाहे उसकी सजा को 10 साल कर सकते हैं, 15 साल कर सकते हैं या 5 साल कर सकते हैं या 6 महीने कर सकते हैं। यानी कि लघुकरण यानी कि कम्यूट मीन्स सजा को क्या कम किया जाता है। यानी कि अगर सजा ज्यादा मिला तो राष्ट्रपति क्या करता है उसकी सजा को कम कर सकते हैं। ये होता है कम्यूट यानी कि लघुकरण। तीसरा होता है परिहार यानी कि रेमिट। परिहार का मतलब है सजा की प्रकृति बदलना। परिहार का मतलब कि सजा की प्रकृति बदलना, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा मिल गई है तो राष्ट्रपति चाहे उसके फांसी की सजा को बदल कर उसे आजीवन कारावास या 10, 15, 20 साल यानी कि जो भी बदलना चाहे तो राष्ट्रपति क्या करते हैं परिहार के तहत यानी कि रिमिट के तहत सजा की प्रकृति को बदलते हैं। यानी कि मृत्यु दंड से उसको कारावास कर सकते हैं या 10 साल की सजा कर सकते हैं। तो परिहार का मतलब ये होता है कि सजा की प्रकृति को बदलना यानी कि उसके रूप को बदल देना। चौथा होता है विराम यानी कि रिप्राइव, यानी कि सजा को स्थगित कर देना। क्या जो सजा मिली उसको स्थगित कर देना, यानी उस पर विराम लगा देना, यह होता है विराम। तो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति का क्षमा दान की शक्ति। अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर। दोस्तों अनुच्छेद 53 में यह उल्लेखित है, यानी कि जब हम लोग अनुच्छेद जो 53 में कार्यपालिका संबंधित शक्तियों का उल्लेख है उसी में भी राष्ट्रपति के डिप्लोमेटिक पावर का भी उल्लेख है। ऐसा नहीं लिखा है कि डिप्लोमेटिक पावर है, यह एक समझ के अनुसार बनाया गया है कि यह डिप्लोमेटिक पावर है। अनुच्छेद 53 एक के तहत यही कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी कि तीनों सेना है जल सेना, थल सेना, वायु सेना, यानी कि एयर फोर्स, आर्मी और नेवी, इस जो सेनाएं हैं इनका सर्वोच्च कमांडर यानी कि सबसे बड़ा जो अधिकारी होगा सर्वोच्च कमांडर होगा
वह होंगे राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। यह भी पूछ लेगा कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन था, वह होता है राष्ट्रपति। भारत की ओर से युद्ध की घोषणा करना राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर भारत की तरफ से किसी देश में युद्ध हो रहा है, किसी देश से युद्ध करना है, तो इसकी घोषणा क्या करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। भारत की तरफ से युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इसके पीछे भी मंत्रिपरिषद का हाथ होता है, लेकिन हम लोग इस पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में कि राष्ट्रपति क्या करता है, भारत की तरफ से युद्ध की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति भारत की ओर से संधि समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। जो भी दोस्तों संधि और समझौते होते हैं वह भारत की तरफ से उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं। फिर आता है दोस्तों राष्ट्रपति अन्य देशों में उच्चायुक्त और राजदूत नियुक्त करते हैं। दोस्तों जो भारत के राजदूत होते हैं, जो उच्चायुक्त हुए, राजदूत जो एम्बेसडर होते हैं दूसरों देशों में, उन्हें नियुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी कि राजदूतों को जो नियुक्त करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। जो उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन होते हैं भारत के दूसरों देशों में, उसे नियुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये भी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां हैं। विदेशी राजदूत अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जो दोस्तों जो विदेशी राजदूत भारत में आते हैं, जो अपना परिचय पत्र होता है वह राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक, यानी कि प्रेसिडेंट टॉपिक 4 पार्टों में आज समाप्त होता है। अभी कई चीजें बची हुई प्रेसिडेंट में, उसे हम अन्य चैप्टर में पढ़ेंगे जहां पर आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपातकाल के बारे में कि आपातकाल क्या होता है, कैसे लगता है आपातकाल, कितने प्रकार के होता है आपातकाल, आपातकाल को कैसे समाप्त किया जाता है, A to Z आपातकाल के बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।